अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ खान है और मैं यहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज एसोसिएट जनरल मैनेजर काम करता हूँ। टुडे वी आर हियर बिकॉज ऑफ वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, 8 सितंबर नोन एज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे चार्टर्ड बाय द WHO। और आज का जो थीम है वो है रोल ऑफ फिजिकल थेरेपी इन कोविड-19। और ये WCPT यानी वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी ने पूरी दुनिया में ऐलान किया है। पूरी दुनिया में इसी टॉपिक के ऊपर बातें हो रही हैं। आज हम जैसा कि सब जानते हैं कि वी आर गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक कोविड-19, और जहाँ पे हर हेल्थ केयर वर्कर ने कुछ ना कुछ काम किया है और अपना रोल प्ले किया है इस बुरे वक्त में और कर रहे हैं। और वहीं पे फिजिकल थेरेपी ने भी बहुत ज़्यादा रोल अपना प्ले किया। किसी भी तरीके से जो भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे थे, हमने उन पेशेंट्स को कवर किया, उनकी ट्रीटमेंट किसी तरीके से रुकने नहीं दी, और उसी को हमने आज कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों तक ये पहुंचा सकें कि किस तरीके से हम लोगों ने अपना रोल प्ले किया था। और इसके अलावा ये था कि हमारा जो सबसे बड़ा जो फिजियोथेरेपी के अंदर जो रोल था वो ये था कि स्पेशली के फेज 2 के अंदर जब पेशेंट रिकवर करके जा रहा था तो उसके साथ क्या किस जो सिम्टम्स थे या किस तरीके से हमने उनको ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करनी थी। सेम इसी तरीके से टेली थेरेपी के अंदर गए, जो कि वी आर प्राउड के हम लोग यहाँ पर इस जगत रीजन के अंदर कर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स उससे हमारे साथ इनरोल्ड थे और उन्होंने ट्रीटमेंट ली। तो मेरे साथ मेरी टीम है रिहैब से, और दोनों फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। ये दोनों आपको उसके बारे में कुछ अपनी प्रैक्टिसेस बताएंगे और दुनिया में क्या प्रैक्टिसेस हो रही थी इसके बारे में थोड़ा सा शेयर करेंगे। सेशन के एंड पर जो होगा एक क्वेश्चन आंसर्स होंगे और टाइम लिमिटेड होगा। कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको वक्त पर हम उनका जवाब दे सकें। और एक इसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो मैं ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये किसी फाइनेंशियल मकसद के तहत नहीं की जा रही है, ना इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर कोई कमर्शलिज्म है। ये जस्ट अवेयरनेस अबाउट फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है, और इसको इसी तरीके से ये इस्तेमाल की जाएगी। तो ओवर टू माय टीम के मिस्टर जैगम है और मिस हमारे साथ फरा है, और ये फिर आगे करेंगी। तो ओवर टू जैगम है, ये आपको थोड़ा सा ओवर उसके ऊपर देंगे कि किस तरीके से हमने शिफा में काम किया था। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जैगम अब्बास खान है और मैं एज ए चार्ज प्रैक्टिशनर फिजिकल थेरेपिस्ट यहाँ पे शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ। आज जो हमने ये स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं वो अवेयरनेस सेशन के तौर पे हमने इसको आगे कंटिन्यू करना है। और सबसे पहले मैं अपने ऑडियंस को और अपने व्यूअर्स को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज चूँकि हम 8 सितंबर मना रहे हैं जो कि वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है, तो इसको इस वक्त इसका स्लोगन ये है कि रोल ऑफ रिहेबिलिटेशन इन रिकवरी ऑफ पेशेंट्स इन कोविड-19। तो आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कोविड-19 ने पूरी दुनिया में एक बहुत अच्छी खासी तादाद को मुतासर किया है। जो वर्ल्ड वाइड फिगर्स इस वक्त आ रहे हैं वो है तकरीबन 27.2 मिलियन जो पीपल हैं वो वर्ल्ड वाइड इससे मुतासर हुए हैं, और पूरी दुनिया में 891,000 जो हैं वो डेथ्स रिकॉर्ड हुई हैं। और पाकिस्तान में इसकी तादाद जो है वो कंफर्म केसेस की ऑलमोस्ट 3 लाख तक है, और उसमें ये है कि पाकिस्तान में जो डेथ्स हुई हैं वो हैं तकरीबन 6,350 के करीब। तो चूँकि ये बिल्कुल नई डिजीज़ थी पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी, तो इसमें जैसे जैसे पाकिस्तान की तरफ आई, ये आप सब जानते हैं कि चाइना से वुहान से स्टार्ट हुई और फिर पाकिस्तान में इसके केसेस मार्च में आना स्टार्ट हुए। तो हमारे पास इसके बारे में जो एग्जैक्ट गाइडलाइंस ऑफ फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट थी वो नहीं अवेलेबल थी। तो हमारे हॉस्पिटल ने इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया और हमने एविडेंस बेस्ड जो थी प्रैक्टिस वो स्टार्ट की। हमारे हॉस्पिटल्स ने डेली बेसिस पे इसकी गाइडलाइंस जो थी वो हमें दी, और फिर हमने तमाम पेशेंट्स को विद इन द इंटेंसिव केयर यूनिट एंड जो उसकी सेकंड फेज रिकवरी फेज थी उसमें हमने लोगों को जो हमारे पेशेंट्स थे उनको फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट की। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रन किया है। हमारी पूरी टीम इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जिसमें हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सारे इन्वॉल्व थे। और हमने कोशिश की कि पेशेंट्स को फ्रॉम द क्रिटिकल केयर एरिया ICU से लेकर
और एट द एंड उसके घर तक थ्रू टेली रिहेबिलिटेशन हमने उसको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द रिकवरी ऑफ पेशेंट्स। हमने कैसे उसको किया ये हम अपने सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे, और जो सारी हमारी प्रेजेंटेशन है वो एक अवेयरनेस सेमिनार के तौर पे होगी, जिसमें हम सारी चीज़ें जो आपसे शेयर करेंगे वो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगी और जो हमने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंगली होंगी। तो आखिर में जैसे सर ने आपसे कहा है कि आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो मिस फरा इसको कंटिन्यू करेंगी, जो कि एक्टिव मेंबर रही हमारी फिजियोथेरेपी टीम की ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक, और इस दौरान मैं भी उनको हेल्प आउट करूंगा अगर किसी चीज़ की कोई क्लियरेंस चाहिए होगी। तो नाउ आई वुड लाइक टू रेफर टू मिस फरा कुरैशी। थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum and welcome everyone. Thank you for joining us for today's webinar session. My name is Farah Qureshi and I'm a physical therapist working in the Department of Rehabilitation in Shifa International Hospital. Today we are going to discuss the role of physical therapy management of COVID-19 patients. So in today's presentation, the learning objectives are: what is COVID-19 and what are the consequences of COVID-19 on our health? Then we will discuss the general rehabilitation considerations and the role of physical therapy in the management of patients with COVID-19. Then we will discuss some general recommendations for the general public, and in the end, we will discuss the tele-rehabilitation. We know that COVID-19 is an infectious disease that is caused by SARS-CoV-2 virus, which is a new type of virus detected in China in late 2019. Many studies and data shows that the disease is very mild in 80% of the patient, while it is severe in 13% of the population. The disease shows critical symptoms in just 6% of the population. So we all are aware of that. The main and common symptoms of COVID-19 are like fatigue, nausea, fever, dry cough. While those patients showing severe symptoms, having shortness of breath, diarrhea, while those patients which are in critical cases showing that they have developed pneumonia, multi-organ failure, and that even causes death. So basically, COVID-19 is a global pandemic and it affects a larger proportion of the countries of the world. The virus that causes COVID-19, it infects people of all ages, either children, middle-aged people, or older people. However, evidence rates suggest that two groups of people are at high risk of getting severe COVID-19 disease. The first group of people are older people. These are basically those people who are 70 or above 70 years of age. And the second is the people with severe chronic illnesses like diabetes, hypertension, chronic respiratory disease, cardiovascular diseases, or chronic liver diseases. Basically, these two populations does not have a strong immunity, so chances of getting COVID-19 disease are increased in these type of populations. So basically, फिजिकल थेरेपी की जो कंसिडरेशंस होती हैं इन पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती हैं. सो अगर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ द कोविड-19 की, तो वी हैव डिवाइडेड द कोविड-19 इन 3 stages like acute stage, post acute stage and the long term stage of COVID-19. एक्यूट स्टेज की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो एक्यूट स्टेज ऑफ कोविड-19 में जो कि सिवियर सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में, उनमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें पेशेंट का रिस्पिरेटरी सिस्टम जो लंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं. इसके साथ साथ पेशेंट की जो बाकी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस भी चल रही होती हैं लाइक सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी, इवन कार्डिक इंजरी. अब ये सारी कंडीशंस जब पेशेंट के साथ चल रही होती हैं एक्यूट सिवियर केस में, तो इसकी वजह से पेशेंट को आईसीयू में एडमिशन की नीड पड़ जाती है और पेशेंट जो होता है वो आईसीयू के अंदर इवन कि बेड पर चला जाता है. जब भी पेशेंट का आईसीयू का स्टे लॉन्ग हो जाएगा फॉर मोर देन 2-3 वीक्स, तो उसके साथ साथ पेशेंट के अंदर काफ़ी जो है फिजिकल इम्पेयरमेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगी. सो अब हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन हैं दैट अराइज फ्रॉम द लेंथी आईसीयू स्टेज. So the first one is the critical illness polyneuropathy. The second is the critical illness myopathy, and the third one is the post-intensive care syndrome. ये 3 कंडीशंस हैं जो कि कोविड-19 के पेशेंट के अंदर जो कि ARDS के साथ प्रेजेंट होते हैं आईसीयू में बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की गई हैं. अब अगर हम डिस्कस करें क्रिटिकल इलनेस पोलीन्यूरोपैथी को, तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अ सेंसरी मोटर न्यूरोपैथी that affects the nervous system and that causes the axonal degeneration. अब इसके अंदर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं पेशेंट के अंदर, इसकी डिफ़िकल्टी आ रही होती है वेनिंग फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन,
ऐसे पेशेंट के अंदर एट्रोफीज उनकी मसल की स्टार्ट हो जाती हैं, और ये जो पेशेंट होते हैं इनके जो डिस्टल मस्कुलेचर्स होते हैं बॉडी के वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो डायफ्रेगमेटिक मसल्स होती हैं उनकी वीकनेस बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। डिस्टल सेंसरी लॉस बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इन पेशेंट के अंदर। उसके अलावा इस सारी कंडीशंस की वजह से, जो कि आईसीयू के प्रोलॉन्ग स्टे की वजह से कोविड-19 के अंदर अराइज हुई होती हैं, तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म में क्या मसले आ रहे होते हैं, इन पेशेंट को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन, बॉडी एक्स की प्रॉब्लम हो रही होती है। उसके अलावा इनकी ओवरऑल जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है। ये पेशेंट जो है इनको सिंपल एक्टिविटीज़ जो होती हैं डेली लिविंग की, लाइक सिट टू स्टैंड, वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये सारा इन चीज़ों में मसला हो रहा है। तो मतलब कंप्लीट इनका लॉस ऑफ फंक्शन भी हो सकता है, या फिर पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो रही होती है। एंड्योरेंस भी इनकी कम हो जाती है, फटीग होता है। उसके अलावा इनके अंदर कॉग्निशन से रिलेटेड साइकेट्रिक इलनेसेस भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। तो ये सारी कंडीशंस भी जो हैं, अगर तो टाइमली और अर्ली आप इनको एड्रेस कर लें और पेशेंट को रिहैब में इन्वॉल्व कर दें, तो ये जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं मेनली, जैसे कि फिजिकल थेरेपी में भी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर एंड इसके अलावा जो है ऑर्थोपेडिक, तो जो उस डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड जो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर डील कर सकता है, तो हम उसकी तरफ अगर उसको रेफ़र कर दें, तो जो पेशेंट्स होती हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और हम इन चीज़ों को बहुत ही अर्ली फेज़ में एड्रेस कर सकते हैं। द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन जो कि प्रोलॉन्ग आईसीयू से अराइज होती है, दैट इज़ क्रिटिकल इलनेस मायोपैथी। क्रिटिकल इलनेस मायोपैथी की भी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सेम ही है जो कि क्रिटिकल इलनेस पॉलीन्यूरोपैथी की भी होती है, बट जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर जो पेशेंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टडीज और अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डाटा, इनके पेशेंट की जो प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं उनमें ज़्यादा वीकनेस देखी गई है एज कम्पेयर टू डिस्टल मस्कुलेचर। उसके अलावा इन पेशेंट का में सेंसरी लॉस नहीं होता, सेंसरी प्रिजर्वेशन भी रहती है, और ये जो पेशेंट होते हैं कम्प्लीटली रिकवर भी कर जाते हैं। ठीक है, मतलब इतनी क्रिटिकल, लाइक जैसे कि हमने पॉलीन्यूरोपैथीज की बात की थी, तो ये उस लिहाज से थोड़ा बेहतर है। सो इन पेशेंट में भी जो है क्या नाम है, ओवरऑल इनकी जो है जनरल फिटनेस इफेक्ट हो रही होती है, पेशेंट की जो है मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, तो ये सारे मसले होते हैं। पेशेंट को एक्सर्शन बहुत जल्दी हो जाती है, लाइक ये पेशेंट कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमने थोड़ी सी लाइक एक्टिविटी की है, जैसे कि हमने जस्ट 2 राउंड्स हमने वॉक किए, तो उसके बाद हमें जो है सिवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो गई है बिकॉज ऑफ जो है रिड्यूस्ड इनके जो डायफ्रेगमेटिक मसल्स होते हैं और जो बाकी इंस्पिरेटरी मसल्स होती हैं उनकी वीकनेस की वजह से। इसमें जो कोविड-19 की अगर हम बात करें, तो जो स्टडीज़ कहती हैं वो कहती हैं कि जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं, अराउंड 40 to 96% ऑफ द पेशेंट्स हैविंग कोविड-19 एंड दैट स्टेड इन द आईसीयू, तो उनमें ये वाली कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इसको भी अर्ली जो है अगर एड्रेस कर लिया जाए और इसको इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी जाए, तो हम लोग पेशेंट को जो है कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन से बचा सकते हैं। द थर्ड कंडीशन इज पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम। जैसे कि इसका नाम से हमें पता चल रहा है, इट्स अ सिंड्रोम, तो इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है पेशेंट को। जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं उनका प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे होता है, वेंट पर भी अक्सर होते हैं, कुछ नॉन वेंटिलेटेड भी होते हैं पेशेंट। तो जब वो वेंटिलेटर अगर हम पेशेंट की बात करें, तो उसमें जो एक टिपिकल पोजीशन पेशेंट को हम रखते हैं कोविड-19 को, दैट इज़ प्रॉनिंग। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी के मसल्स और उनकी पूरी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म जब पेशेंट आईसीयू से मेडिकल वार्ड में जा रहा होता है या फिर स्टेप डाउन में जाता है, तो उसको जो है प्रोलॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, नेक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, उसकी पुअर नी एक्सटेंशन हो जाती है, उसके अलावा उसकी हैंड के जो मसल्स होती हैं उनकी वीकनेस होती है, पुअर ग्रिप स्ट्रेंथ हो जाती है। उसके अलावा उनके जो प्रॉक्सिमल मसल्स हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, बेसिकली इसकी मसल्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, और साथ ही साथ न्यूरोपैथीज लाइक सेंसेशन में प्रॉब्लम होती है, नमनेस होती है, इचिंग होती है। ये सारी कंडीशंस भी पेशेंट जो होता है उसको, पीआईसीएस का पेशेंट होता है, वो कंप्लेंट कर रहा होता है। इसके अलावा पीआईसीएस के जो पेशेंट होते हैं उनमें कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी बहुत आ रही होती हैं आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द आईसीयू। तो इन पेशेंट के अंदर डिलीरियम और जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स होती हैं, लाइक साइकोसिस हो गया, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीज़ें भी पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं।
अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेज ऑफ कोविड की, जो जिसको हमने टाइटल दिया है पोस्ट एक्यूट कोविड-19। ये वो स्टेज होती है जिसमें पेशेंट जो होता है आईसीयू से डिस्चार्ज होके मेडिकल स्टेप डाउन में आ गया होता है, या फिर मेडिकल वार्ड में, या फिर रिहैबिलिटेशन यूनिट के अंदर पेशेंट आ गया होता है। इसमें बेसिकली पेशेंट की जो मतलब एक्यूट उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैनेज हो गई होती हैं, लेकिन इस फेज में भी पेशेंट को काफ़ी चीज़ें जो होती हैं ऑनगोइंग चल रही होती हैं, जो कि उसकी आगे फर्दर रिहैबिलिटेशन कंसर्न्स बन सकती हैं। सो इसमें हम कुछ स्किल्स डिस्कस करेंगे दैट माइट बी कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलोस्केलेटल, पल्मोनरी, कॉग्निटिव। अगर हम बात करें कार्डियक स्केली की, तो इसमें जो पोस्ट कोविड के पेशेंट होते हैं इनके अंदर कार्डियक इंसफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लाइक इनके अंदर एरिथमियास बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, इनके अंदर जो है इनका इजेक्शन फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन में जारी होती है। तो जब भी हम अगर ऐसे पेशेंट को पोस्ट एक्यूट जो कोविड के पेशेंट होते हैं रिहैबिलिटेशन के अंदर हम इनरोल करते हैं, तो हमने उनकी प्रीवियस कोमॉर्बिडिटीज़ और जो ऑनगोइंग चल रही होती है मसले, उन दोनों को एड्रेस करना होता है, उन दोनों की असिस्टेंट बहुत ज़रूरी होती है। और उसी की बिना पे हमने उनका इंडिविजुअलाइज्ड जो होता है फिजियोथेरेपी प्लान बनाना होता है, ताकि जो पेशेंट है वो किसी भी तरह से उसकी कंडीशन जो है उसकी रिकवरी में किसी भी किस्म का मसला ना आए। न्यूरोलॉजिकल जो कि बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इटली में या चाइना में की गई हैं, उन स्टडीज़ से अगर हमें जो पता चला है वो ये है कि जो कोविड के पेशेंट होते हैं उनमें न्यूरोलॉजिकल सेकेंडरी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि इनको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं इन पेशेंट को। इवन अगर हम सिवियर न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो काफ़ी सारी जो स्टडीज़ अभी तक की गई हैं उनमें इवन कि GBS दैट इज गुइलेन-बेरे सिंड्रोम वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सिजर्स, एंसेफेलाइटिस, ये सारी चीज़ें पेशेंट के साथ चल रही होती हैं। और जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो कि हर कोविड-19 के पेशेंट ने फेस किया है, दैट इज एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, जो कि आफ्टर जब पेशेंट नेगेटिव में भी चला जाता है उसके टेस्ट, तब भी उसको फेस करना पड़ता है कुछ काफ़ी मंथ्स तक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी जो रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पता होनी चाहिए, ताकि वो पेशेंट की रिकवरी में उस चीज़ को भी एड्रेस करें। उनको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें भी पेशेंट के साथ चल रही हैं, इसके बिना पे आपने अपना ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, ताकि पेशेंट की रिकवरी में किसी किस्म की जो है आपको कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े बाद में, और किसी किस्म की रिकवरी में उसकी जो है कोई भी चीज़ आप उसको मिस ना कर सकें। कॉग्निटिव, पल्मोनरी, मस्कुलोस्केलेटल, ये भी हम लोग साथ से डिस्कस करते हैं। सो मस्कुलोस्केलेटल स्क्वेली की हम बात करें तो जैसे कि हमने बात की थी कि बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस आई, प्रॉक्सिमल मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोबिलिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, और आईसीयू से ही उसकी फिजिकल कंडीशनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होती है। तो ऐसे पेशेंट की स्टैंडिंग जो होती है, वर्टिकलाइजेशन में उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है और उसको असिस्टेंस की नीड होती है। अब इस बिना पे अगर हम पेशेंट को अकेला छोड़ दें कि पेशेंट के सारे मसले हैं और पेशेंट वॉक नहीं कर सकता, उसको हम स्टैंडिंग नहीं करवा सकते, उसको कोई मोबिलिटी नहीं करवा सकते, हम बाद में चीज़ें एड्रेस करेंगे, तो ये चीज़ें फिर लॉन्गर टाइम तक अगर इसको एड्रेस ना किया जाए तो पेशेंट की जो मुकम्मल एरियल्स होती हैं उसके लॉस में चले देते हैं और पेशेंट की रिकवरी बहुत जो है मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए इसी अर्ली स्टेजेस पे ही एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है पेशेंट को एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है, उसको एम्पावर करता है, उसको सपोर्ट करता है और उसको इन चीज़ों में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये चीज़ें अर्ली एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ देखी गई है कोविड-19 के पेशेंट में, जो कि स्टडीज़ में बताया गया है, दैट इज़ इम्पेयर्ड बैलेंस एंड गेट। ये पेशेंट जो है इनका बैलेंस से रिलेटेड और गेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से फर्दर इनके एरियल्स लिमिटेशन हो सकती है। पल्मोनरी स्क्वेली की अगर हम बात करें तो इम्पेयर्ड लंग फंक्शन होते हैं, लंग फाइब्रोसिस में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग निमोनिया, तो ये टफ सिक्रीशंस भी डेवलप हो जाती हैं। अब ये दोनों कंडीशंस ऐसी हैं जिसको फिजिकल थेरेपी की नीड होती है बाद में, और फिजिकल थेरेपिस्ट इंटरवेंशंस ऐसी प्रोवाइड करते हैं जिससे उनका कफ रिफ्लेक्स अच्छा हो जाए, इन सिक्रीशंस को एक्सपेक्टरेट करने में उनके लिए आसानी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉग्निटिव स्केलिंग में ये होगा कि पेशेंट कंफ्यूजन एंड डिलीरियम की स्टेट में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो सबसे अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, आप उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें और उसको प्रॉपर रेफरल प्रोवाइड कर सकें। रिहैबिलिटेशन में भी अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो ये जो कंसर्न होता है कॉग्निशन और बिहेवियर रिलेटेड, ये साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो इसमें आपका ये होता है कि आप उनको रेफर कर सकें जो भी उसके अकॉर्डिंग आप समझते हैं। Now we will discuss some general rehabilitation considerations and the role of physical therapy treatment in the management of patients with COVID-19. We know that physiotherapy is key to your recovery from COVID-19. So, सबसे पहले हम discuss करेंगे criteria for rehabilitation. Now, this is very much important.
कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट होगा जो कि पेशेंट कोविड-19 के पेशेंट को रिहैबिलिटेशन में एनरोल करने लगेगा, तो उसको इस क्राइटेरिया को थोड़ा सा जो है गौर से देखना पड़ेगा कि क्या वो पेशेंट जो है आपका वो इन 4 क्राइटेरिया पे फॉल कर रहा है। सबसे पहले जो एक पॉजिटिव कोविड-19 का पेशेंट होगा, तो उसको रिहैबिलिटेशन में एनरोल करने से पहले आपने देखना है कि इज देयर 7 डेज फ्रॉम डायग्नोसिस ऑफ कोविड-19। ठीक है, आपने इनिशियल अगर उसको 2-3 दिन हुए कोविड-19 को, तो आप उसको फौरन से एक्सर्शन एक्टिविटीज एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करवाएंगे। द सेकंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एटलीस्ट 72 आवर्स विद नो फीवर एंड नो फीवर रिड्यूसिंग मेडिकेशन। पेशेंट का फीवर सेटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फीवर जो कि टेम्परेचर बेसिकली जिसको हम कहते हैं एक वाइटल साइन है, तो जब तक पेशेंट आपका वाइटली स्टेबल नहीं होगा तो आप उसको किसी भी तरह की किसी भी ट्रीटमेंट में जो रिहैब का ट्रीटमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। थर्ड वन, स्टेबल रिस्पिरेटरी रेट। अगर पेशेंट का रिस्पिरेटरी रेट अबव देन 30 है, 35 में डिस्ट्रेस में है, तब भी आप उसको रिहैब में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और सैचुरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट की सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है तो हम उसको किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी नहीं करवाएंगे जिससे मजीद पेशेंट जो है एक्सर्शन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन में चला जाए और उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सके। द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ स्टेबिलिटी। आपके पास सिटी स्कैन या लंग्स अल्ट्रासोनोग्राफी हो, तो ये सारी 4 क्राइटेरिया अगर आपको लगता है कि आपका पेशेंट इस क्राइटेरिया पे फॉल कर रहा है तो आप उसका रिहैब स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा। ये जो हम क्राइटेरिया बयान कर रहे हैं, ये उन पेशेंट्स के लिए जो क्रिटिकली इलनेस की जो स्टेज है या फेज है उसमें लाई करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि इसमें जो 80% पेशेंट्स हैं वो विद माइल्ड सिम्टम्स या मॉडरेट सिम्टम्स तक रह के, और उनका जो ट्रीटमेंट क्राइटेरिया है वो यही है कि उनको घर पे क्वारंटाइन कर दिया जाए, ठीक है। तो ये ऐसे पेशेंट्स के लिए है जो क्रिटिकल हो जाते हैं, वो 20% है। और चूंकि इसमें डेथ रेट बहुत कम है, तो जो इस कंडीशन में लाई करेंगे उनके ऊपर हमने उनकी रिहेबिलिटेशन, जिनको ये पिछली कंडीशंस जो मिस फरहान ने डिफाइन की हैं कि पॉलीन्यूरोपैथी, पॉलीमायोपैथी, ठीक है, और क्रिटिकल केयर जो वो था इंटेंसिव केयर सिंड्रोम, वो डेवलप होगा। तो उसमें से जब वो इस फेज में से निकलेंगे तो फिर हमने आगे उनकी रिहेबिलिटेशन स्टार्ट करनी है, ताकि जो जो कंडीशंस उनकी जो रिलेट हुई हैं उनमें हम बेहतरी ला के उनको जो है अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग की तरफ वापस ला सकें। जी मिस फरहान। ये एक फ्लो चार्ट बताया हुआ है। बेसिकली इसमें सिर्फ ये चीज़ देखने वाली है कि अगर एक पेशेंट कोविड-19 का हॉस्पिटल में आता है जिसकी सैचुरेशन हाइपोक्सिमिक स्टेट में है, तो सबसे पहले इमरजेंसी रूम में आएगा, और अगर तो उसकी सैचुरेशन वगैरह मजीद ड्रॉप हो रही है तो हम उसको किस तरह से सब इंटेंसिव केयर यूनिट में शिफ्ट करेंगे, और अगर इस लेवल पे वो मैनेज हो जाता है तो हम उसको एक्यूट केयर यूनिट में भेज देंगे। और एक्यूट केयर यूनिट में अगर पेशेंट की कंडीशन स्टेबल रहती है, लाइक 3 दिनों से ज़्यादा, और उसमें कोई टेम्परेचर नहीं हो रहा, तो उसको हम फर्दर रिहैबिलिटेशन यूनिट में रेफर कर देंगे, ताकि वो उसकी जितनी भी चीज़ें पिछले वाले फेज में सारी जो है मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई थी और बाकी चीज़ें जो उसके साथ चल रही थी, उसको एक दफ़ा सारा प्रॉपर उसका चेकअप हो के और फिर उसको हम होम डिस्चार्ज बना देते हैं। और अगर तो वही जैसे कि हमने बात की थी, पेशेंट मजीद वेंटिलेशन, उसको जो है वेंटिलेटर की नीड है और ICU में गया है और वहाँ से वो एक्सट्यूबेट हुआ है, तो तब हम देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह से, लाइक आइदर इट्स लो कॉम्प्लेक्सिटी पेशेंट और हाई कॉम्प्लेक्सिटी पेशेंट, और फिर वहाँ से उसको शिफ्ट करते हैं एक्यूट केयर में। और एक्यूट केयर से अगर तो पेशेंट को रिहैबिलिटेशन की नीड नहीं है तो घर भी भेज सकते हैं ताकि वो घर से फॉलोअप ले सके, या फिर हम उसको अगर हॉस्पिटल के अंदर इनबिल्ट रिहैबिलिटेशन यूनिट है तो वहाँ पे उसको रेफर करेंगे, और फिर वहाँ से घर, और फिर घर से उसका हम लोग सारा बता सकते हैं कि आपने आइदर 1 वीक के बाद फॉलोअप देना है, 2 वीक के बाद फॉलोअप देना है, तो ताकि ये चीज़ उसका पूरा ऑनगोइंग प्रोसेस चलता रहता है पेशेंट का। अब ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये होती है कि अवेयरनेस हो कि कौन से पेशेंट को कितनी नीड है रिहैब की और किस स्टेजेस पे आपने उनको जो है रिहैबिलिटेशन की तरफ रेफर करना है। और फिर ये नहीं है कि सिर्फ हॉस्पिटल से आप एक दफ़ा अपना सारा करवा के चेकअप वगैरह सारा लेके, नहीं, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। अब जो रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट होते हैं, मेनली फिजियोथेरेपिस्ट, वो आपको बताते हैं कि आपने फर्स्ट वीक में आपका ये प्लान होगा, जब आप ये चीज़ें हमारे आप गोल्स अचीव कर लेंगे तो नेक्स्ट वीक में हमारे ये गोल्स होंगे, तो एटलीस्ट आप वो पूरा फॉलोअप उसको पूरा जो है पूरा लाइक आप उसको करते रहें, ठीक है। So here are some of the suggestions for the design and procedures for an inpatient rehabilitation unit. So a separate area unit is necessary for the rehabilitation of post-COVID-19 patient. ठीक है, separate area का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि infectious और non-infectious patient को हमने mix नहीं करना आपस में, ठीक है। Patient might be transferred from acute care earlier than is generally done in order to clear beds for more patients in need of acute care. Patient should stay in their rooms.
अब इसमें बताया हुआ रूम्स बेसिकली जो अगर हम बात करें कोविड-19 के पेशेंट की तो बेसिकली नेगेटिव प्रेशर रूम भी हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा रूम जिसकी क्लोज डोर्स हों और जहाँ पे कम से कम दूसरे लोगों का आना हो, ठीक है। तो थेरेपी शुड बी प्रोवाइडेड वन ऑन वन। ग्रुप थेरेपी एंड थेरेपी इन रिहेबिलिटेशन जिम्स शुड नॉट बी अलाउड। तो ये बेसिकली क्रॉस कंटेमिनेशन और क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस को रोकने के लिए बताया गया है। अर्ली डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट एज सून एज द फैमिली कैन टेक केयर ऑफ द पेशेंट टू फ्री अप स्पेस फॉर इनकमिंग पेशेंट्स। शेयर्ड इक्विपमेंट शुड बी डिकंटामिनेटेड बिटवीन पेशेंट्स। अगर आप कोई ऐसे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं जैसे कि स्पायरोमीटर आप यूज कर रहे हैं या इकाबेला यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसे इक्विपमेंट जो कि आप एक से दूसरे पेशेंट को दे रहे हैं, तो वो डिकंटामिनेट आपने उनको करना है, मतलब उनको बिल्कुल आपने उनकी सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना है। और उसके अलावा कोशिश यही करनी है कि ऐसे इक्विपमेंट आप यूज करें जो कि आप हर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली तौर पे यूज कर सकें और उसको बाद में डिस्कार्ड कर सकें। Best to utilize single-use equipments where possible, TheraBands instead of free weights, ठीक है। Special care and attention should be paid to the use of electrodes, feed packs, gels, topical lotions. Therapeutic activities should be planned to minimize the number of personnel needed, that is therapist with a gait or walking aid instead of a therapist and an assistant, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में जो है हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं और साथ असिस्टेंट्स भी होते हैं। तो इस केस में बताया हुआ है कोविड-19 के जो पेशेंट को डील कर रहा हो तो कम से कम लोग उसको जो है ना उसके साथ इंटरेक्ट करें। कोशिश यही करें कि आप असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर लें अगर अपने पेशेंट को मोबिलाइज करवाना है। इससे ये ना करें कि आप खुद भी साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप 2-3 असिस्टेंट भी बुला रहे हैं पेशेंट को मोबिलाइज करवाने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग एक्सपोज होंगे तो वो ये होगा चांसेस होगा कि क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इसलिए हम लोग जो है असिस्टिव डिवाइसेस को प्रेफर कर सकते हैं जो कि बाद में हम जिनको सैनिटाइज कर सकते हैं। Therapeutic activities, walking practice should be done in areas that are not commonly used, ठीक है। अगर ऐसे वॉकवेज आप बना लें, सेपरेट कर दें कि जो आपके नॉर्मल पेशेंट्स हैं, नॉन इन्फेक्शियस पेशेंट वो इस रास्ते से आएंगे, जो कोविड के पेशेंट हैं उनका ये रास्ता है, ताकि इस चीज़ का भी ख्याल रखेंगे कि किसी भी तरह से आप इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से आपने बचाना है, ठीक है। सो सर्जिकल मास्क शुड बी वॉर्न बाय पेशेंट्स एंड थेरेपिस्ट शुड बी यूजिंग द नेसेसरी पीपीई। जितने भी पेशेंट्स आएंगे आइदर वो नॉन इन्फेक्शियस हैं या फिर इन्फेक्शियस हैं, पेंडेमिक की कंडीशन में जितने भी लोग होंगे वो सब मास्क पहनेंगे, ठीक है। और जो थेरेपिस्ट होगा जो कि पर्टिकुलरली ट्रीट कर रहा होगा कोविड-19 के पेशेंट को, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि WHO और जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं जिसमें हमारे पास N95 मास्क आ जाता है, कोवरऑल आ जाता है, ग्लव्स आ जाते हैं, गाउन, फेस, ये सारा वो पहनेगा, ठीक है। पेशेंट शुड ऑलवेज प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग अमंग ईच अदर। अब हम बात करते हैं रिहेबिलिटेशन गोल्स की कि क्या गोल्स हमने अचीव करने कोविड-19 के पेशेंट के अंदर। जो गोल्स होते हैं बेसिकली गोल्स आर ऑलवेज पेशेंट स्पेसिफिक एंड पेशेंट सेंटर्ड, ठीक है। ये गोल्स हम लोग पेशेंट को देख के बनाते हैं कि किस पेशेंट की क्या नीड है, उसको कितनी फिजियोथेरेपी की नीड है, कितनी उसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हुई है, कितनी मोबिलिटी उसकी कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो ये हमेशा हर पेशेंट के लिए डिफरेंट गोल्स होते हैं, ठीक है। इट्स बेसिकली पेशेंट सेंटर्ड गोल्स। सो जो रिहेबिलिटेशन है कोविड-19 के पेशेंट की, तो इसमें हमारे 4 मेन गोल्स होते हैं। सबसे फर्स्ट वन इज इम्प्रूव जनरल फिटनेस, क्योंकि हमने बात की थी कि जो सारी कंडीशन से वो गुजरा है उसकी ओवरऑल जो फिटनेस है वो कॉम्प्रोमाइज हुई हुई है। इंक्रीज मोबिलिटी, ठीक है। उसकी इमोबिलाइजेशन वाला फेज उसमें काफ़ी ज़्यादा रहा होता है, तो हमने उनकी मोबिलिटी को अर्ली स्टेजेस से एड्रेस कर लेना है और उसको इंक्रीज करना है। प्रिवेंट लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर तो कोई हमें लगता है कि उसका फंक्शन लॉस में जा रहा है तो उसको फौरन से हमने एड्रेस करना है और उसकी एक्सरसाइज थेरेपी स्टार्ट करवा देनी है। और ओवरऑल हमारा यही गोल होता है कि पेशेंट को हमने बैक टू वर्क, बैक टू सोसाइटी लेकर आना है, उसको डिपेंडेंट से उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ उसको लेके आना है। Here are some of the advices by American College of Sports Medicine for COVID-19, ठीक है। ये एक जनरल एडवाइसेस हैं जो कि ACSM ने दी हुई हैं जितने भी एक्सपोज्ड लोग हैं इस पेंडेमिक में। सो इसमें सबसे पहले बताया हुआ है कि ऐसे लोग जो कि क्वारंटीन हैं बट दे आर नॉट इन्फेक्टेड, तो उन लोगों के लिए कोई ऐसी रिकमेंडेशंस नहीं है कि वो किसी भी तरह की घर रह के अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट कर दें अनलेस कि उनको किसी तरह के सिम्टम्स डेवलप हो। सिम्टम्स जो कि हमने पहले डिस्कस किए हैं कि वो कफ हो सकती है, फीवर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, फटीग हो सकता है। तो अगर तो किसी पर्सन को ऐसे लगे कि उसके अंदर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो उसको चाहिए कि वो अपने जो है रिलेटेड डॉक्टर से या कोई मेडिकल प्रोफेशनल से जो है वो कंसर्न ले, उस चीज़ को डिस्कस करे, अपना प्रॉपर चेकअप करवाए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस पेंडेमिक में अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट कर दें। सेकेंड चीज़ आ जाती है अगर तो एक पर्सन है जो कि क्वारंटीन है, आइसोलेशन में है और कंफर्म इन्फेक्टेड है, तो उसमें ये सजेस्ट किया गया है कि ऐसे लोग जो कि कंफर्म इन्फेक्टेड हैं और क्वारंटीन हैं
और उनके अंदर अगर सिम्टम्स नहीं है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव तो हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि कोविड के अंदर काफ़ी सारे केसेस एसिम्टोमेटिक भी हैं और काफ़ी सारे सिम्टोमेटिक भी हैं। तो जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं और वो स्टेबल उनके वाइटल्स हैं, तो उसमें वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटी की, जो कि नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लिविंग की, जैसे कि वॉक होता है, कुछ लोग जॉगिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें वो उनको लाइक लिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। थर्ड, हमारे पास आ जाते हैं ऐसे पेशेंट जो कि कंफर्म कोविड-19 के होते हैं और दे आर क्रिटिकली इल पेशेंट्स, और मतलब सिवियर इलनेस के पेशेंट होते हैं, एक्यूट ARDS के पेशेंट होते हैं। तो इनमें सजेशन ACMS ने ये दी है कि इनमें अर्ली रिहेबिलिटेशन थेरेपी आपने स्टार्ट करवा देनी है। These include position management, respiratory rehabilitation, and functional physical therapy management. अब अगर हम बात स्टार्ट करते हैं फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट की, ठीक है। फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट कोविड-19 के अंदर 2 चीज़ों में डिवाइड की गई है। सबसे फर्स्ट चीज़ आ जाती है रेस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन, जिसको हम पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन भी कहते हैं। The second one is the functional rehabilitation, ठीक है। अब हम इन्हीं 2 चीज़ों को आगे फर्दर डिस्कस करेंगे कि इन 2 रिहेबिलिटेशन में हमारा क्या रोल है, कब से स्टार्ट करवानी है हमने, और क्या क्या इन बेसिकली इनमें हमने क्या क्या करवाना है, और किस तरह से कोविड-19 जो पोस्ट कोविड-19 के पेशेंट हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। We know that physiotherapists are crucial in early and ongoing rehabilitation for people recovering from severe COVID-19. सो अगर हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन की, तो अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ जो कि चाइना में, इटली में और वर्ल्ड वाइड हुई हैं, तो रिस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन जो है वो कभी भी हम लोग स्टार्ट नहीं करवाएंगे एक्यूट फेस ऑफ कोविड-19 में। मतलब इनिशियली जब पेशेंट आईसीयू में आता है, डिस्ट्रेस की कंडीशन में होता है, तब हमने रिस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें बेसिकली होता क्या है, वो हमने एक्यूट फेस ऑफ कोविड-19 में नहीं स्टार्ट करवानी। वो इसलिए नहीं स्टार्ट करवानी बिकॉज पेशेंट जो है आपका ऑलरेडी रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, तो हमने उसको मजीद कोई भी ऐसी एक्टिविटी करवा के डिस्ट्रेस की कंडीशन में नहीं लेकर जाना। दूसरा ये कि एक्टिव वायरल लोड बहुत ज़्यादा होता है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी लाइक ब्रीदिंग एक्सरसाइज या कोई भी ऐसी आपने उसको एक्टिविटी नहीं करवानी जिससे जो है इन्वायरमेंट के अंदर उस वायरस के स्प्रेड होने की गुंजाइश हो। सो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लेकिन पोस्ट एक्यूट की अगर हम बात करें, तो पोस्ट एक्यूट में जो रिस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन है उसका बहुत मेजर रोल है। Here are again some practice guidelines for physical therapy in COVID-19 in acute hospital setting. और अगर जैसे मैंने बात की, वैसे it is not recommended, लेकिन अगर तो इसकी नीड है acute hospital setting में, तो कुछ guidelines बताई हुई हैं कि किस तरह से आपने फिर उसको लेके चलना है। सबसे पहले जो आपका हॉस्पिटल होगा, जो फैसिलिटीज होंगी, दे शुड कंसीडर ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट फिजियोथेरेपिस्ट टू मैनेज कोविड-19 वर्सेस नॉन इन्फेक्शियस पेशेंट, ठीक है। आपने सेपरेट टीम रखनी है, जो रिहैब ओपीडी को सेपरेट टीम मैनेज करी होगी, और आपकी आईपीडीज जो कि आईसीयूज हैं, आपके मेडिकल वार्ड्स हैं, वहाँ पे सेपरेट टीम होगी, ताकि टीम्स का भी आपस में क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। And physical therapy examination and intervention should be provided only when there are clinical indications. इस केस में क्या होगा कि आप physical therapy examination जो आपकी assessment होती है और intervention आप provide कर सकते हैं, but इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि either there is a clinical indication कि patient को need है भी या नहीं। इसमें कुछ patient ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही frequent जो होती है positioning या mobilization की need होती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि either उसको है भी इस चीज़ की need या नहीं। सेकेंड वन इज इफ एरोजल जनरेटिंग प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड, जैसे कि हम लोग सक्शनिंग करते हैं, ठीक है, तो दे शुड बी कंडक्टेड इन अ नेगेटिव प्रेशर रूम। फिजिकल थेरेपिस्ट शुड टेक ड्रॉपलेट एंड एयरबोर्न प्रिकॉशंस। आपने फुल प्रिकॉशंस लेनी है। कोविड-19 के लिए ड्रॉपलेट भी होती है, एयरबोर्न भी होती है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस भी होती हैं, तो ये सारी प्रिकॉशंस के साथ आपने पेशेंट को चेक करना है। Direct physical therapy intervention should be considered only when there are significant functional limitation, ठीक है। आपका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा कोविड-19 पेशेंट के साथ, वो तभी होगा अगर आपको ऐसे लगे कि जो आपका पेशेंट है उसके अंदर फंक्शनल लिमिटेशंस आना शुरू हो गए, तो आप अर्ली उसकी रिहैब स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपिस्ट शुड बी ट्रेन इन डॉनिंग एंड डॉफिंग ऑफ पीपीईज, ठीक है। आपको इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए कि आपने अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को किस तरह से डॉन करना है, किस तरह से डॉफिंग करनी है, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि डॉनिंग एंड डॉफिंग के दौरान ही आप लोग जो होते हैं वायरस कैच कर लेते हैं। तो इस चीज़ का आपने प्रॉपर हैंड हाइजीन, प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंश्योर करना होता है कि आप अपने आप को भी सेफ रखें, अपने एनवायरनमेंट को भी सेफ रखें, बाकी लोगों को, अपनी फैमिली को भी सेफ रखें। तो इस चीज़ का जो है ना बहुत ज़्यादा रोल है। और इसमें थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल ने इस सारी पॉलिसी को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया है। हमने अपने जो थेरेपिस्ट थे उनको भी स्पेशली असाइन किया कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स को देखते थे, या कोविड यूनिट में जिस पेशेंट को हमें कंसल्ट के लिए बुलाया जाता था,
ऑन द रिक्विजिशन ऑफ प्राइमरी फिजिशियन या कंसल्टेंट, तो हम उसको फॉलो करते थे। उसके अलावा हमारी जो टीम थी वो सारी जो पीपीईज थी प्रॉपर उनको भी पहनते थे और उनको भी प्रॉपर तरीके से, और हमने उनको सेपरेट रखा हुआ था कि वो और कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखेंगे जिससे ये है कि जो उसके कोविड का है उसको फैलाव को हम रोक सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने ये सारी जो फैसिलिटीज़ थी ये अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड की हुई थी और इन सब जो गाइडलाइंस थी इनको हम फॉलो कर रहे थे। जी बिल्कुल। अच्छा, अगर हम आईसीयू के पेशेंट की बात करें, और पोजीशनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि अभी जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं और जितनी भी जो है स्टडीज़ ने यही बताया कि ऐसे पेशेंट के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमनली पोजीशन की जाती है वो प्रोन पोजीशनिंग होती है। अब आईसीयू के अंदर दो तरह के पेशेंट हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं जो कि बिल्कुल अनस्टेबल हैं, वेंटिलेटर पे हैं, और ऐसे पेशेंट भी हो सकते हैं जो कि नॉन वेंटिलेटेड है। ठीक है, तो जो ऐसे पेशेंट जो कि स्टेबल पेशेंट हैं उनके अंदर हम कॉन्शियस अवेक प्रोन पोजीशनिंग करवा सकते हैं। इसमें हम पेशेंट को जो है प्रोन पोजीशन में लेके जाते हैं, लाइक लाइंग ऑन, हम पेशेंट को कहते हैं कि लाइंग ऑन योर बेली, एंड देन फिर हम उनको साइड लाइन में लेके जाते हैं। फिर आफ्टर 30 मिनट हम उसको सिटिंग करवाते हैं, अगेन फिर हम साइड लाइन करवाते हैं, अगेन फिर उनको प्रोन पोजीशन में करवा देते हैं। बेसिकली इसमें फ्रीक्वेंट उनकी पोजीशन को हम चेंज करवा रहे होते हैं। ठीक है, 30 मिनट से लेके 2 आवर्स तक उनकी फ्रीक्वेंट। तो इस वजह से क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पेशेंट ऑक्सीजनेशन होती है, उसकी वेंटिलेशन होती है, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। जो पेशेंट की कंडीशन लाइक जिसको रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहा होता है, उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा होता है, ये सारी चीज़ें भी जो है उससे मैनेज हो जाती हैं। उसके अलावा इस पोजीशन से हम लोग पेशेंट का जो प्रोलॉन्ग आईसीयू स्टे है उसको भी हम प्रिवेंट करवा सकते हैं, या फिर अगर तो वो हो चुका है तो उसको हम डिले करवा सकते हैं। दैट मीन्स दैट लेसर पेशेंट इन द आईसीयू, अगर हम इस पोजीशन को फ्रीक्वेंट अडॉप्ट कर लें इन आईसीयू। अच्छा, ये पोजीशनिंग जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट भी करवा सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ भी ट्रेन होते हैं इस चीज़ को करवाने के लिए। तो ये बेसिकली जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी इस चीज़ को करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वर्क के जिसको बेहतर लगता है। ठीक है, हमारे हॉस्पिटल में मेनली ये जो है फिजियोथेरेपिस्ट भी करवाते थे और नर्सिंग स्टाफ भी करवा रहे थे। देन हमारे पास आ जाती है चेस्ट फिजियोथेरेपी। जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है, अकॉर्डिंग टू स्टडीज वो यही कहा गया है कि एक्यूट फेज में हम पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी या किसी भी तरह की पोस्टल ड्रेनेज नहीं करवाएंगे क्योंकि पेशेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में होता है, लेकिन पोस्ट एक्यूट फेज में हम करवा सकते हैं। और कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि अगर तो पेशेंट जो है एक्यूट फेज में है और उसने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीशंस डेवलप कर ली और अब वो स्टेबल थोड़ा सा पेशेंट है, तो उसमें आप पेशेंट को चेस्ट फिजियो स्टार्ट करवा सकते हैं। उसके लिए बेसिकली हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेटर्स होते हैं उसके थ्रू करवा सकते हैं। मैनुअली हम लोग ज़्यादातर प्रेफर नहीं करते, ठीक है, आईसीयू के पेशेंट के लिए। सो ये भी प्रोलॉन्ग जो है ना आप पोस्ट कोविड के पेशेंट में करवा सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग पेशेंट को टर्निंग के बारे में बताते हैं, पोस्चरल ड्रेनेज के बारे में बताते हैं, वाइब्रेशंस, शेकिंग्स जो कि मैनुअली भी हम करवा सकते हैं, या फिर परकसर्स वगैरह इसके लिए होते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, इससे भी पेशेंट की जो मेन गोल इसका यही होता है कि हम पेशेंट को जो है उसके कफ मैकेनिज्म को इफेक्टिव बना सकें और उसके जो स्क्रीशंस हैं उसके ब्रोंकियल एयरवेज में उसको ग्रेविटी असिस्टेड जो पोजीशंस होती हैं उसके जरिए हम उसको अप टू द ट्रैकिया लेकर आ सकें, ताकि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए कि वो उसको एक्सपेक्ट्रेट कर सके और उसके लंग्स जो है क्लियर हो सकें और ऑक्सीजनेशन उसकी इंप्रूव हो सके। तो इसका बहुत मेजर रोल है, ठीक है, चेस्ट फिजियोथेरेपी का रिस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन में। इससे काफ़ी जो है पेशेंट की कंडीशन बेहतर होती है। कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस आ जाती हैं जो कि हम स्टार्ट करवा देते हैं पोस्ट एक्यूट फेज में। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेस जो हैं इसमें डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग है, सेगमेंटल ब्रीदिंग है, पर्सली ब्रीदिंग है, लिसनिंग लिविंग एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, पोजीशंस आ जाती हैं, थोरेसिक एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, एयरवे क्लियरेंस टेक्निक्स एंड पॉजिटिव एक्सपिरेटरी डिवाइसेस। ये सारी जो एक्सरसाइजेस होती हैं इनका मेन गोल यही होता है कि हमने पेशेंट की वेंटिलेशन को इम्प्रूव करवाना है, रीडिस्ट्रीब्यूट करवाना है, पेशेंट की रिलैक्सेशन को इम्प्रूव करवाना है, उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को डिक्रीज करवाना है, उसके कफ मैकेनिज्म को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, एयरवे क्लियरेंस करवानी है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एयरवे क्लियरेंस टेक्निक स्पेसिफिकली हर पेशेंट में नहीं होगी, ठीक है, जिसको नीड होगी उसी में होगी। ठीक है, ये उसका थेरेपिस्ट बेहतर बता सकता है कि, और ठीक है, देख के, और जो डिवाइसेस वगैरह हैं उसकी भी अगर वो नीड है तो तभी हम करवाएंगे। इस सारे फेस में आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि पेशेंट किसी भी तरह से डिस्ट्रेस में ना जाए। ये पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें थेरेपिस्ट है, पेशेंट को सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल और रिलैक्स पोजीशन होती है। ठीक है, इसमें डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग टीच कर रहा है, उसको बता रहे हैं कि किस तरह से करनी है। पोस्ट एक्यूट फेज में स्टार्ट कर देते हैं। ये पोस्टर बताया हुआ है, लिसनिंग रिलीविंग पोस्टर है। अगर पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंडीशन में जा रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अगर सिटिंग और स्टैंडिंग में लीन फॉरवर्ड करे तो इससे उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है।
एक स्टडी कंडक्ट की गई थी, दैट वाज अ रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल स्टडी इन चाइना। उसमें रिस्पिरेटरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करवाया था, दैट कंसिस्ट ऑफ 2 सेशंस ऑफ 10 मिनट्स पर वीक फॉर 6 वीक पोस्ट डिस्चार्ज फ्रॉम एक्यूट केयर। उसके रिजल्ट्स में ये बताया गया था कि जो ये सारे सेशंस है जिसके अंदर आगे हम बताते हैं, लाइक कॉफ एक्सरसाइजेस करवाई गई थी पेशेंट को, डायफ्रेगमेटिक ट्रेनिंग करवाई गई थी, चेस्ट स्ट्रेचिंग, पर्सनली ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ था, और साथ साथ जो है पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर डिवाइस यूज़ करवाई थी। तो इस सारे के रिजल्ट में क्या था कि पेशेंट का जो रिस्पिरेटरी फंक्शंस में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आई थी, उसकी एंड्योरेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई थी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इवन की डिप्रेशन को भी काफ़ी हद तक पेशेंट को एड्रेस किया गया था, जो कि ठीक हो चुका था। फंक्शनल लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम पेशेंट के फंक्शंस को रिस्टोर कर लें। तो सबसे पहले आप असेसमेंट जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। असेसमेंट में हम पेशेंट की मैनुअल मसल टेस्टिंग के थ्रू उसकी मसल की स्ट्रेंथ देख सकते हैं, उसकी जॉइंट इंटीग्रिटी को देख सकते हैं, थ्रू जॉइंट रेंज ऑफ मोशंस हम उसमें लाइक असेस कर सकते हैं। उसके अलावा बैलेंस ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें करवाने से पहले उसकी सारा बैलेंस को असेस करेंगे, जो कि हम लोग करवा रहे थे यहाँ पे, दैट वाज 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर पोस्ट एक्यूट कोविड-19 पेशेंट। तो जैसे कि हमें पता है जो वॉकिंग होती है, जो गेट ट्रेनिंग होती है, वो काफ़ी चीज़ों को एड्रेस कर रही होती है। उससे जब आप पेशेंट को सिंपल वॉक करवाते हैं, गेट ट्रेनिंग करवाते हैं, तो आप उससे पेशेंट की जो है बैलेंस को भी असेस कर लेते हैं, आप उसकी कोऑर्डिनेशन को भी देख लेते हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप उसकी एंड्योरेंस को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप उसके पोस्चर को एड्रेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वो कितना अपने एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व कर रहा है अपने साथ, ठीक है। हाँ, रिस्पिरेटरी स्टेटस जो कि बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जब पेशेंट को 6 मिनट वॉक टेस्ट करवा रहे होते हैं तो हमारे पास पेशेंट की सैचुरेशन मॉनिटर कर रहे होते हैं, हार्ट रेट, सारी चीज़ें हमें पता चल रही होती है कि पेशेंट को किस लेवल पे जाके कितनी एक्सर्शन के बाद क्या क्या उसको चेंजेस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे असेसमेंट के तौर पर हम लोग रखते हैं। जो अर्ली फेज है फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन के मोबिलाइजेशन में अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंट पोस्चरल चेंजेस हैं, सिट टू स्टैंड एक्टिविटीज़ हैं, बेड एक्सरसाइजेस हैं, एरियल्स हैं। उसके अलावा हम पोस्ट एक्यूट कोविड जो पेशेंट होते हैं उसमें हम लोग सिंपल उसको बेड अगर रूम एक्सरसाइज बताते हैं कि आपने कोई स्टेबल सपोर्ट के साथ जो है टेंडम स्टैंडिंग करनी है, सिंगल लेग स्टैंडिंग करनी है, टू जो है लिफ्टिंग करनी है, हील लिफ्टिंग करनी है, ये सारी सिंपल एक्सरसाइजेस होती हैं जो कि वो इजीली खुद से भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, कोविड के जो पेशेंट होंगे उनको अकेला नहीं छोड़ना, एक फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंस लाजमी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसको एरोबिक एक्सरसाइजेस की तरफ ले जाते हैं जो कि एरोबिक कंडीशनिंग करवाती है। इसमें हम लोग वॉकिंग करवा सकते हैं, स्टेशनरी बाइसिकल यूज़ करवा सकते हैं। कोविड-19 में जो हम एरोबिक एक्टिविटी करवा रहे होते हैं दैट शुड बी लेस देन 3 मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट इनिशियली, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको प्रोग्रेस करवाते हैं। इनिशियली अगर वो 5 मिनट वॉक कर रहा था तो नेक्स्ट वीक हम उसको 10 मिनट वॉक पे ले जाएंगे, उससे नेक्स्ट वीक हम उसको 30 मिनट वॉक पे ले जाएंगे, तो इसलिए प्रोग्रेसिव इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है, इनिशियली ग्रेजुअली। देन आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस की तरफ हम लेके जाते हैं जो कि स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। इसमें जो सजेस्टेड बताया हुआ है दैट इज 8 to 12 RM load for 8 to 12 repetition, 1 to 3 sets within 2 minutes rest between sets and 3 sessions a week for 6 weeks. उसके अलावा हम लोग न्यूरो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथनिंग पर्पस के लिए। ये पिक्चर बेसिकली दिखाई भी है कि जो कि थेरेपिस्ट है कोविड के पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, इसमें इंटर डिजिटल एक्सरसाइज करवा रहा है, साथ ही उसको स्ट्रेंथनिंग अचीव करने के लिए उसने सिंपल जो वाटर बोतल होती है उसका भी यूज़ लिया हुआ है, और साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करवा रहा है। तो ये इनिशियल केसेस में हम ये भी करवा सकते हैं। होम एक्सरसाइज अगर हम सिंपल स्ट्रेंथनिंग के लिए बताना चाहें तो पेशेंट को हम क्वाड्स आइसोमेट्रिक्स बता सकते हैं, VMOs बता सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है, पेशेंट ईजिली घर में कर सकता है। ये पिक्चर मैंने एक स्टडी से ली गई थी जिसमें बताया था कि अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें जो के रिस्क से आप बच सकते हैं, जैसे कि हिप फ्रैक्चर्स हो गया, डिमेंशिया हो गया, इनकी 7% बताई हैं प्रेवलेंस स्टडी से जो कि ली गई थी। मॉर्टेलिटी रेट उसका 30% रिड्यूस हो जाता है। डायबिटीज़ जो कि बहुत ही कॉमन इशू बन गया वर्ल्ड वाइड, टाइप 2 डायबिटीज़, तो अगर एक बंदा जो फिजिकली एक्टिव है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस जो होते हैं 40% तक कम हो जाते हैं। Here are some of the recommendations for the general public for staying physically active during the COVID-19. सबसे पहले, determine to take care of yourself during this period. Deciding to be healthy and can help others in your family make the same choice. So identify active spaces in the house to do exercise. Utilize exercise equipment if available. Have a specific time in the morning or evening to do exercise and get into a routine timetable. The overall goal each day should be to move more and sit less.
अगर एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट शुड बी बिगिन विद शॉर्ट बाउट्स, ठीक है, 2, 5, 10, 20 मिनट्स। एंड देन अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, तो जो करंट रिकमेंडेशन है फॉर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, इट शुड बी लाइक स्क्वाट्स और सिट टू स्टैंड from a sturdy set, 10 repetitions 3 times with 30 second rest in between, push-ups 10 repetitions 3 times, planks hold 15 seconds and 3 times, ठीक है। this is for strengthening exercise जो कि आप easily घर में कर सकते हैं और हर कोई कर सकता है जो कि नॉर्मल है। पुशअप्स वगैरह सारी, ठीक है। ट्राई टू ईट हेल्दी, डाइट अपनी बहुत ज़्यादा हेल्दी रखें, ठीक है, जो कि अगर जिसकी हेल्दी डाइट होगी, प्रॉपर जो है नींद भी पूरी कर रहा होगा बंदा, तो उसकी इम्यूनिटी बाकी लोगों से बेहतर होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। Exercise a behavior, if you're new to it, adherence will be difficult initially, so minimize screen and sitting time for the whole family. टेली रिहेबिलिटेशन की, जैसे कि सर ने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शिफा में तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये एक फ्यूचर डायरेक्शन है। ये बेसिकली जैसे कि पेंडेमिक्स चल रहे होते हैं आजकल, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेली रिहेबिलिटेशन, जिसमें जो पेशेंट होता है वो क्वारंटीन में होता है और वो अपने आइसोलेशन के फेज में होता है। तो इस फेज में क्या होता है कि वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। तो टेली रिहेबिलिटेशन एक डायरेक्शन है ऐसे लोगों के लिए कि वो जो है अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जो है रेलेवेंट अपने मसले से रिलेटेड जो है ना मशवरा ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये होगा कि उनका टाइम भी बच जाएगा, ट्रैवल टाइम भी बच जाएगा, ठीक है। इट्स वेरी मच कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, और इसके अलावा जो क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन या रीएडमिशन के चांसेस भी इससे कम हो जाते हैं। सो इट्स एन इमर्जिंग थिंग। तो ये भी लाजमी जो है जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनको इंश्योर करनी चाहिए टेली रिहेबिलिटेशन। और इसमें हमारे हॉस्पिटल ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है और हम अपने पेशेंट्स को टेली रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी हेल्थ के हवाले से गाइडेंस थ्रू टेली रिहेबिलिटेशन डिफरेंट सोशल मीडिया के ज़रिए और उसके अलावा मुख्तलिफ जो मीडियम्स हैं, डिजिटल मीडियम्स, उनके थ्रू हमने उनको सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ड्यूरिंग दिस कोविड पेंडेमिक, ताकि उनका जो है इंटरेक्शन, पर्सनल टू पर्सनल इंटरेक्शन, वो मिनिमम हो सके और वो एक सेफ इन्वायरमेंट में रहते हुए मजीद कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। सो इन दी एंड मैं यही कंक्लूड करूँगी कि जितने भी कोविड के पेशेंट हैं, कोविड सर्वाइवर्स हैं और जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, उनको चाहिए कि वो अगर तो समझते हैं कि वो अपनी सारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमसे लाजमी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वी वुड लव टू आंसर देयर क्वेश्चंस। और इसके अलावा ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं मेनली, उनको चाहिए कि वो जब भी कोविड के पेशेंट को रिहैब में एनरोल कर रहे हो तो उनका जो प्लान ऑफ केयर है वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड प्लान ऑफ केयर बनाएं और सबसे पहले जो थॉर असेसमेंट करें। हर पेशेंट की नीड डिफरेंट होती है, तो आपके गोल्स डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा उनको अर्ली रिहैब में लेकर आएँ ताकि वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी से बच सकें और बैक टू जो है सोसाइटी, जैसे कि जो कि उनका प्रायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग था, वो अचीव कर सकें। सो आज की प्रेजेंटेशन का जो की मैसेज है वो यही है कि एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ ऑफ इट, और दूसरा ये कि इफ मेडिसिन एड्स days to life, so physical therapy adds life to days, so both are equally important. Here are the references of today's presentation. थैंक यू जी। मेरा ख्याल से कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस को प्लीज मुझे कॉल ना करें, ठीक है ना। और जिसने भी जो क्वेश्चन करना है वो प्लीज लिख कर भेजे, ज़्यादा बेहतर है। और मैं ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे देख रहा था, आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस का तो आंसर प्रेजेंटेशन में मिल गया है। और बस मैं इतना कहूँगा कि जो फरहान ने कहा था, हर पेशेंट्स की अपनी एक ट्रीटमेंट प्लान है, वो एक अलग तरीके से प्रेजेंट हो रहा है। तो वैसे तो उन्होंने गाइडलाइन दी है, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूजन हो, बेहतर ये कि आप टेली मेडिसिन, टेली थेरेपी या अपने किसी थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करके प्लान लें तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज एक जनरल एक ओवरव्यू के तौर पर तो उन्होंने बता दिया। क्वेश्चंस हैं और मेरी टीम को मैं यही कहूँगा कि शॉर्ट आंसर टाइम टू टाइम, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, इट इज द मिथ और रियलिटी दैट इज अ कोरोना पेशेंट यू हैव लॉस्ट द लॉस ऑफ टेस्ट एंड No, it's डायरिया। नहीं, मे बी मैंने कहा प्रेजेंटेशन जो आ रही है उसके अंदर आ रहा हो इस तरह का पेशेंट, लेकिन जो शुरू में बताया था फरहान ने कि साथ में उनको और क्या क्या कंडीशन आ रही थी, आई थिंक सो कि इन्होंने अच्छे तरीके से उसको बता दिया था। सेकंड थिंग इन एट विच ये कमल, पहले आयशा खान थी, फिर एक
Kamal Fatma, at which day musculoskeletal physiotherapy should be started to patient after being admitted in acute phase of COVID? जी, जैसे मैंने बताया था कि एक्यूट फेज में हम मेनली जो होते हैं ना पेशेंट को इतना ज़्यादा जो है ना उसके रिहैबिलिटेशन में इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते, जब वो पोस्ट एक्यूट में जाते हैं तब करते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट जो कि हमें लगे कि फंक्शनल डिक्लाइन की तरफ जा रहे होते हैं तो उनको हम लोग ये है कि बेड एक्सरसाइजेज जैसे कि लिम्फ फिजियोथेरेपी होती है और ये सारी चीज़ें होती है, उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वो उसकी कोई ऐसा जो है ना रिकमेंडेशन ये कि आपने नहीं करना, बस रेस्पिरेटरी रिहैबिलिटेशन क्योंकि हमने पेशेंट को डिस्ट्रेस से बचाना होता है तो वो चीज़ रिकमेंडेड नहीं है अर्ली एक्यूट फेज में। सो ऑफ कोर्स एमएस के जो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है एक्यूट में भी। How much time is recommended for exercise? It's all depend on patient condition और उसके हिसाब से पेशेंट की जो है मैनेजमेंट की जाती है। हर एक एंड्योरेंस लेवल अलग होता है, उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है, तो एक्सरसाइज पैटर्न उसी तरीके से थेरेपिस्ट डेवलप करता है जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन होती है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उसको टुवर्ड द हेल्दी लाइफ की तरफ ही लाना होता है, तो वो ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं और फिर फेज 2 और फेज 3 की तरफ लेकर तो जाते हैं। फजल मलिक ने पूछा है कि क्या कोविड-19 के पेशेंट में चेस्ट फिजिकल थेरेपी हेल्पफुल है? डेफिनेटली हेल्पफुल है, लेकिन एक्यूट फेज में हम लोग नहीं रिकमेंड करते। पोस्ट एक्यूट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि पेशेंट जो होते हैं निमोनिया के पेशेंट होते हैं मोस्टली सिक्रीशंस डेवलप कर लेते हैं अपने लंग्स के अंदर, सो उनको हम इफेक्टिव कफ मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं जो कि डायरेक्टेड कफ होती है, वाइब्रेशन शेकिंग्स वगैरह से हम उनकी कफ एक्सपेक्ट्रेट करवाते हैं, सिक्रीशंस को एक्सपेक्ट्रेट करवाते हैं, तो इट इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर पोस्ट एक्यूट COVID-19 patient. लाइबा सादत ने बोला है कि does every COVID patient faces such complication or just older patient? इसमें हमने पहले आप सबको बताया है कि जो हमारे पास 70 इयर्स और उससे अबव की पॉपुलेशन होती है या ऐसे पेशेंट्स जिनमें और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन साथ होती है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इलनेस वगैरह, तो वो पेशेंट्स जो इस वक्त तक गाइडलाइंस हैं और हमारे पास स्टडीज़ हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। बाकी ये है कि इसकी सिवियरिटी डिपेंड करती है कि पेशेंट्स की कंडीशंस और उसकी जो सिम्टम्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम ये कह सकें कि किसी को ज़्यादा इफेक्ट करेगा और किसी को कम। लेकिन जो आज तक रिकमेंडेशंस हैं वो यही है कि जो ओल्डर पेशेंट्स और दूसरी बीमारियों के साथ होते हैं उनको ज़्यादा वो इफेक्ट करती है। डॉक्टर मालूत अली ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, कंडीशन व्हेन नॉट टू हैव प्रोन पोजीशन फॉर व्हाइल परफॉर्मिंग चेस्ट फिजियो। कंडीशंस व्हेन नॉट टू हैव प्रोन, अच्छा फिर जो कोविड-19 के पेशेंट होते हैं जो कि अनस्टेबल पेशेंट होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा रहे होते हैं, हीमोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं, तो इन पेशेंट्स के अंदर हम इसकी प्रोन पोजीशनिंग नहीं करवा रहे होते। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये एक क्वेश्चन है मेरे ख्याल से अहमद जाफर ने किया, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ कोविड पेशेंट must take rehabilitation service approximately? ये डिपेंड करता है, जो आपका कंसर्न थेरेपिस्ट होता है वो डिसाइड करता है कि आपने कितने पेशेंट के अंदर हमने ये देखना होता है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी हुई हैं, उसके अंदर फंक्शनल डिटेरियोरेशन कितनी हुई है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो दूसरी हैं वो कितनी डेवलप हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर अब जो पहले ही 70 इयर्स एज का पेशेंट है और उसके अंदर कोविड हो गया है, वो ज़्यादा अरसे के लिए बेड बाउंड हो गया, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि 1 महीने में या 2 महीने में वो फुली रिकवर कर जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन के उसमें हम कितने अरसे तक उसकी रिकवरी फेज उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, और दोबारा से हमारा जो मेन एम होता है वो होता है कि हमने उसको फंक्शनली इंडिपेंडेंट करना है या कम से कम इस हद तक लाना है कि वो जिस कंडीशन में पहले था वो अपनी उतनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। कमल फातिमा कह रही है, व्हाट आर द बेस्ट प्रिकॉशन पैरामीटर फॉर द फिजिकल थेरेपी? बेसिकली ऑल पीपीस प्रिकॉशन गाइडलाइन आपने लेनी है, ठीक है ना, अंटिल के जब तक वो पॉजिटिव है, जब उसका 2 बार टेस्ट करके नेगेटिव नहीं आ जाए, आपने उससे आइसोलेशन जितना भी जो प्रिकॉशंस कहती है गाइडलाइन वो आपने लेनी है हर हालत में। तो इसके स्पेशल तमाम चीज़ें होती हैं और ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं ड्रोनिंग और डोफिंग को, कि आपने बाद में पीपीस को किस तरह खुद को अपने उस दूसरे माहौल में जाने से सेफ एनवायरनमेंट जाते वक्त किस तरह जाना, ये सारी चीज़ें उसी एनवायरनमेंट के अंदर रहते रहते की जाती हैं। फिर ये असीसुल हसन साहब कह रहे हैं कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीन बाय एजीपी? एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर्स, ऐसे प्रोसीजर होते हैं जिनमें कफ के जरिए या स्नीजिंग के जरिए जिसमें ड्रॉपलेट्स या जो हमारे वो पैदा होने का चांस होता है, तो उसमें हमने सारी जो रेस्पिरेटरी प्रिकॉशंस हैं वो लाजमी नहीं होती, क्योंकि आप सबको ये पता है कि ये जो फैलता है ये इसकी एंट्री थ्रू नेजल, माउथ और आइज के थ्रू होती है, तो हमने एरोसोल प्रोसीजर जो वो है उसको हमने प्रिवेंट करना है। लामिया अनवर कह रही है, हाउ लॉन्ग कोविड पेशेंट शुड स्टे इन वन पोजीशन इन आईसीयू?
अगर हम प्रोन पोजीशन की बात करें तो वो बेसिकली 12 to 16 आवर्स के लिए हम करवा सकते हैं, लेकिन अगर स्टेबल पेशेंट है तो उसमें हम फ्रीक्वेंट पोस्चरल चेंजेस कराते हैं आफ्टर एवरी 2 आवर्स के बाद। ये तो आई थिंक साइमा ने कहा है, लामिया अनवर। Dr. Anya Bas Kelly, first of all, I would like to appreciate the efforts of Shifa International Hospital for arranging such an informative session. My question is physiotherapy show positive result in all stages of COVID-19? Yes, it is. Obviously जी, obviously ये सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल प्ले करती है। अली खान साहब के एक क्वेश्चन उन्होंने भेजा है, if a COVID patient is having only fever, no other symptoms, what will be the role of physiotherapy in this case? जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट को एक्टिव टेम्परेचर है तो हम उसको जब तक उसका टेम्परेचर सेटल डाउन नहीं होता, लाइक 37 डिग्री या उससे नॉर्मल नहीं आता, तब तक हम उसको रिहैब में या किसी भी तरह की एक्सर्शन एक्टिविटीज नहीं करवाएंगे। और अगर सिर्फ पेशेंट को टेम्परेचर ही है तो उसके टेम्परेचर के सेटल होने तक हम वेट करेंगे, और अगर और कोई उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकता है। Dr. Awan Abbas, first of all, I would like to appreciate the Shifa and hospital arranging this. My question is, अच्छा ही हो गया। तानिया पिरानी, share musculoskeletal respiratory guideline. Okay, ये आप प्लीज अपने वो फीडबैक फॉर्म के अंदर तानिया आप लिख दीजिएगा, तो एड्रेस भी दे दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको फॉरवर्ड कर सके, ठीक है। आदिल उमर साहब कह रहे हैं, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉर कोविड पेशेंट ड्यूरिंग एक्सरसाइज सेशन? हाँ, बेसिकली जो होते हैं ना, जब भी एक्सरसाइज सेशन करवा रहे होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम लोग पेशेंट की जो सैट्स हो गए वो हाँ स्टेबल हो, लाइक इट शुड बी लाइक 95 अबव, 90 मोर देन 95%, जो 90% जो है उसकी SpO2 होनी चाहिए। अस्सी साहब कह रहे हैं, व्हाट इज द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ कोरोना पेशेंट एंड कैन बी कंटिन्यू विद पेशेंट प्रीवियस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम व्हिच was undergone before contacting the coronavirus? डिस्ट्रेस की कंडीशन में होता है कोविड का पेशेंट, तो उसका रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो वो चीज जाहिर बात है आपने देख लेनी है। और आपने स्टार्ट में कोविड के पेशेंट को जो अगर पुराना अगर आप उसका रिहैब को लेके चलें तो उस चीज को आपने एकदम से साथ मिक्स नहीं करना, उसके लिए जब कोविड के बाद उसका न्यू रिहैब प्लान बनेगा, ठीक है, तो वो चीज आप जो है उसको ऑनगोइंग चीज जो चल रही थी उसको नहीं लेके चलेंगे। मलिक मोहम्मद अली अवान साहब कह रहे हैं, वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार, हेड ऑफ डॉक्टर मोहम्मद काशिफ एंड टीम रेडी। थैंक यू जी अली। थैंक यू। अच्छा, सिद्रा क्रैशी सुपर वेरी हिरा, व्हाट आर द रिहैबिलिटेशन रिकमेंडेशन फॉर किड्स? हिरा इमरान कह रही है कि किड्स के लिए क्या रिकमेंडेशंस? जनरल रिकमेंडेशंस तो सेम ही होती हैं, तो लेकिन बच्चों में जो है, बच्चों में इसका जो अब तक हमारे पास एविडेंस आया है, जो रिसर्चेज इस पे हो रही हैं, उसमें ये है कि उनको ज्यादा ये इफेक्ट नहीं करता है और उनके अंदर इम्यूनिटी लेवल ज्यादा होता है, इसलिए उसके जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा नहीं आते, तो इसलिए अभी तक उनमें कोई ऐसी एक्टिव हमारे पास गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है कि बच्चों में हमने किस तरीके से इसको आगे लेकर चलना है। मिस शरीफा का भी क्वेश्चन है, सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, जिस हमने कहा था कि ये मेडिकल है, नॉर्मली पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं जब उनको ये होती है। अब इसमें यह है कि यूके में उन्होंने पिछले दिनों कल या परसों ही ये एक आई है कि 14 to 15 जो सिम्टम्स हैं वो इंक्लूड किए हैं कोविड की उसके प्रेजेंटेशन में, तो ये पेशेंट टू पेशेंट और ये ज़्यादा पेशेंट कहते हैं जब आते हैं। मिस फाइजा मदर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फाइजा। Dr. Faria Zulfikar, physiotherapist, I want to know about the scope of cardiopulmonary physical. अगर हम ये तो बहुत बड़ा आपने क्वेश्चन कर दिया है इसको। अगर हम एक्यूट केयर की बात करें तो एक्यूट केयर में तो मेनली कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपिस्ट का ही रोल होता है। अच्छा, गैलेक्सी C7 से सर प्लीज पुट दिस वीडियो ऑन शिफा। ठीक है, ये हमारी अपनी वेबसाइट है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको तमाम वेबिनार्स की पूरी इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो भी है आप देखना चाहिए वहां से आप देख सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय ADLs? ADLs मींस एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जिसमें कॉम्बिंग अपने ईटिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो सारी जो एक्टिविटीज आप डेली फरिया शाह, हाउ सूनर कैन वी स्टार्ट spirometry और अदर ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर ICU पेशेंट? जैसे पेशेंट ICU से निकल के मेडिकल वार्ड में जाता है और उसका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रेस से निकल जाता है तो हम लोग इंसेंटिव स्पायरोमेट्री स्टार्ट करवा सकते हैं। Laiba, thank you so for such instruction, looking for thank you Laiba. Sidra, as a health care provider, how should be tested for COVID-19? फ्रीक्वेंटली एज पर रिकमेंडेड होता है कि आप हमारे हॉस्पिटल के अंदर तो फ्रीक्वेंटली करवाया जा रहा था, आपका 14 डेज के बाद ही करवाया जा रहा था,
और पेशेंट्स अगर सिम्टोमेटिक है तो उसको फिर जो उसका हेल्थ केयर वर्कर के बारे में पूछ रहा है कि आपका क्या टेस्ट करवाया जाना चाहिए, पर्टिकुलर दैट एरिया के अंदर जो रहते हैं उनका तो फ्रीक्वेंटली करवाया जा रहा था, आफ्टर फुल टीम का एक हफ्ते के बाद करवाया जा रहा था ताकि उनको रिवैल्यूएट करते रहे। इसके अंदर दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पीसीआर होता है और एक ब्लड के थ्रू होता है। ब्लड के थ्रू जरा ज्यादा आसान है और वो नॉर्मली बहुत फ्रीक्वेंटली किए जा रहे थे। इसके अलावा एक परफॉर्मा था, परफॉर्मा के अंदर पूरी की पूरी आपको रिस्क असेसमेंट करके देनी थी। हॉस्पिटल ने पूरे मेजर लिए हुए थे कि अगर किसी को भी उनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहा था तो उसकी फुल कवरेज कर रहे थे। तो जाहिर बात है आप ठीक होंगे तो सबको कर सकेंगे। मेल एंड फीमेल रेशियो प्लीज डॉक्टर आसिफ जलील, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ मेरे को समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। मेल एंड फीमेल रेशियो प्लीज, आई नीड यू वांट टू नो के पेशेंट और affected staff or healthcare worker, जरा please इसको कर दे। Foster Joseph, well, very information. Thank you for sharing your knowledge. In patient symptom of cardiomegaly and cardio dysfunction has been observed. What is the cardiac rehabilitation for it? Basically अभी जो protocols हैं वो हमने उस तरह से share नहीं किए because बहुत lengthy session हो जाता है। तो of course जब हम next session करेंगे तो वो हम उसमें जो गाइडलाइंस होंगी कार्डियो से रिलेटेड और साइड न्यूरो से रिलेटेड वो इंशाल्लाह हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। Tayyiba Zia, congrats for hosting such informative webinar. Thank you, Tayyiba. Dr. Mahanood Ali, very important. Thank you, Hira. Thank you. Imran Kani, what were your guidelines for neck and shoulder pain? Zainab, what are your guidelines for neck and shoulder pain post-COVID patient with severe? इसमें हम जब पेशेंट एक्यूट फेज से निकल जाता है और उसको नेक एंड शोल्डर पेन होता है तो हम उसको स्केलेटल ट्रेनिंग और पेन मैनेजमेंट थ्रू जो डिफरेंट हमारे पास मॉडलिटीज होती हैं उनको हम यूज करके उसको हम मैनेज करते हैं। Hina Tariq, thank you. Faiza Javed, thank you. Shumaila for a compliment on holding such a thank you ji. A breathing exercise can help in avoiding breathing problem in case of interacting of COVID-19. Yes, thank you. John Gabriel, what is the parameter of using spirometer? ये सारी गाइडलाइंस हैं जो कि हम बाद में वीडियोस के साथ शेयर करते हैं, पैरामीटर्स इन सारी प्रोटोकॉल्स। Tayyiba Zia, Fayaz and Tayyiba, congrats voting. Please such a general help for people. Thank you. Hira Imran, thank you. Nazish Kamal, very important. Thank you. Sadaf Arif, very good. फिर किरण, how much? अच्छा, किरण खान ने कहा how physical therapy can help COVID patient to relieve from insomnia. इसमें यही है कि पेशेंट चूंकि ज्यादा अरसे तक बेड बाउंड रहता है और काफी ज्यादा उसको क्रिटिकल इलनेस होती है तो उसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और ये स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो जब उसकी फिजिकल एक्टिविटी बेहतर होगी वो एंजाइटी से निकलेगा, उसके जो एक्टिविटीज हैं वो बेहतर होंगी तो नॉर्मली उसका जो इंसोम्निया के जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है उसका बहुत बड़ा रोल है रिलैक्सेशन में। जो पेशेंट इंसोम्निक होते हैं तो उनमें भी हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, सोने से पहले करना है और इससे ये होगा कि पेशेंट की रिलैक्सेशन इंप्रूव होगी तो उसका जो इंसोम्निया वो काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। Kinza Zia, if acute COVID patient having severe chest complication, उस वक्त वैसे भी फिजियोथेरेपी कंट्राइंडिकेटेड होती है। इट्स ऑल डिपेंड कि आपका कंसल्टेंट क्या समझता है और वो किस तरीके से रेफर करता है। अगर वो रेफर करेगा तब फिर वो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी असेसमेंट करके फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा, अदरवाइज उसका कंट्राइंडिकेटेड होता है। Sameen Fatma, good work physiotherapist. Okay, Kashif sir had to thank you, Sameen. Very important webinar. Heba Bilal, informative. Thank you, Heba. Techno Camun, thank you, Ji. Mariam Arif, Natasha, Aisha, Natasha, thank you. Aisha Manabar, do breathing exercise help to maintain oxygen level? Yes. Yes. Sadaf Arif, great effort, very much. Thank you. Muhammad Fawad Khan, does alcohol gel kill COVID-19? Yes. I think so कि ये 56 क्वेश्चन थे, मैंने जल्दी जल्दी सारे वेद कर दिए। हमारे पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है ना। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप अपने फीडबैक फॉर्म के अंदर जरूर भरें, कमेंट्स के अंदर आप दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक सारा का सारा बता सके। सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो फीडबैक फॉर्म भर के भेजेंगे, ठीक है। और सबसे आखिर में थैंक्स टू शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल, उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। मीडिया टीम हमारे सामने बैठी हुई है कि जिन्होंने पूरा का पूरा ये कोऑपरेट किया
और हमारे इस जगह इतने ज़्यादा व्यूवर्स थे, तकरीबन 350 से ज़्यादा, उससे पता 400 450 रजिस्ट्रेशंस हैं। और ये हमारी पहली एफर्ट थी। कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में भी हम कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव कोई चीज़ें लेकर आएँ और इसी तरीके से लोगों के साथ अपने शेयर कर सकते हैं। यस, वी नो वी आर द लीडिंग हॉस्पिटल, वी आर द वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल इन दिस रीजन, और हम समझते हैं कि एज अ लीडर हमारे को ये चीज़ें करनी चाहिए और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन कम से कम अपनी कम्युनिटी, अपनी फिजियोथेरेपी कम्युनिटी और उनको पहुंचा सके। हमारे हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, अप्रोच है, डेफिनेटली स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और ABA, ऑटिज्म, ऑर्थोटिक सर्विसेज, ये सारी एक ही जगह पे, साइकोलॉजी एक ही अंडर वन रूफ रिहैबिलिटेशन सर्विस दी जा रही है। तो यस, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक जितनी भी इंफॉर्मेशन जो हमने किया है वो करें। और सबसे आखिर में ये है कि कोविड अभी गया नहीं है, प्लीज अब तमाम वो प्रिकॉशंस अभी भी ले जब तक कि ये पैंडेमिक को डिक्लेयर ना किया जाए। और थैंक्स टू रिहैब टीम के उन्होंने पूरा का पूरा इतनी ज़्यादा मुश्किल के अंदर भी तमाम पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जो रिक्वायर्ड थी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।